हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। ठीक है, लगभग 6 क्वेश्चंस थे जो जेईई मेंस 2025 में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है ये थोड़ा सा उस कैटेगरी में ईजी वाला सवाल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। f is a real valued function such that the function value at 0 is 1। ठीक है, दिस इज गिवन है ना। x की जगह पे जब भी 0 रखेंगे तो 1 आएगा। फिर एक कुछ दिया है f of x प्लस वाई, ये कुछ दिया है कि इस तरीके से फंक्शन है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फिर हमसे पूछा है समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 100 लॉग ऑफ द फंक्शन, जो भी फंक्शन है उस फंक्शन का समीशन पूछा है बेसिकली, और वो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए f ऑफ n है ना। f ऑफ n चाहिए मतलब फंक्शन चाहिए, f ऑफ x चाहिए। f ऑफ x मिल गया तो f ऑफ n हम बना लेंगे जल्दी, है ना। तो f ऑफ x तो जो दिया है क्वेश्चन में, एक बार मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो f ऑफ x प्लस वाई जो दिया है वो है f ऑफ x इंटू एफ डेरिवेटिव y, f डेरिवेटिव x इंटू एफ ऑफ y, ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अबे हमें चाहिए f ऑफ x, तो f ऑफ x चाहिए तो तुरंत कोई भी समझ जाएगा कि सर y इक्वल टू 0 रखना है। देखो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है ना। हमें f ऑफ x चाहिए ना, तो y की जगह 0 रख दो। तो क्या मिलेगा y की जगह 0 रखने के बाद? इधर f ऑफ x मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? f ऑफ x ही मिलेगा। अच्छा, y की जगह क्या रखना था? 0, तो ये क्या मिलेगा? f डेरिवेटिव 0। आगे चलते हैं। यहाँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, x की जगह तो x ही रहेगा। अच्छा, y की जगह क्या रखना था? y की जगह 0 रखना था सर। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें क्वेश्चन में f ऑफ 0 दिया है, अगर आप समझेंगे तो, है ना। दिस थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, f ऑफ 0 वो 1 दिया है। हाँ, तो ये तो चला गया, 1 मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, खत्म हो गया। अच्छा, तो ये डेरिवेटिव दिया है, फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है। तो जो नहीं पता है इसमें फंक्शन निकालने के लिए वो है फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 क्या होगा। तो वो पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, स्टार बोल देंगे इसको, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। अब फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना। फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0 चाहिए, तो ये हमारे पास है। तो मेरे को चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0, तो वो इस टर्म से बनाया जा सकता है, इस टर्म से भी बनेगा, है ना। तो ऐसे समय हम क्या कर देंगे, दोनों x एंड y दोनों को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों को 0 पुट कर दिया तो ये यहाँ क्या बना, f ऑफ, ये बना 0 प्लस 0 मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी f ऑफ 0 और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अच्छा, अब देखते हैं f ऑफ 0 क्या दिया है क्वेश्चन में, 1। अच्छा, तो ये तो चला गया, वैसे भी ये भी चला गया, ये भी क्या दिया है, 1। तो नोट करते हैं 1 इज इक्वल टू फंक्शन का डेरिवेटिव 0, फंक्शन का डेरिवेटिव 0, 2 टाइम्स फंक्शन डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमें फंक्शन का डेरिवेटिव 0 मिला 1/2। देखो बहुत सारा काम आसान हो गया, मतलब जिसकी हम चाह कर रहे थे वो भी मिल गया। ये क्या है, हाफ। तो f ऑफ x क्या हुआ, तो इतना सब करने के बाद f ऑफ x जो मिला वो मिला f ऑफ x, इसकी जगह क्या आएगा, हाफ, और इधर क्या रहेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। अब ये कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है और ये हाफ फंक्शन है, तो इसको इधर सब्ट्रैक्शन में लेके आएंगे। तो 1 में से हाफ फंक्शन गया तो हाफ फंक्शन बचेगा। ठीक है, और इधर क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पे हमें मिला है ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो, फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dy/dx और फंक्शन मतलब y, और ये जो by2 है वो तो यहीं पे रहेगा। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं ना। फंक्शन को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए y बोल दिया, ऐसा क्यों लिखा मैंने और कैसे लिख सकता हूँ मैं ये,
फंक्शन को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए y मान लिया तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो तो dy बाई डी एक्स हो गया ना, तो डेरिवेटिव की जगह dy बाई डी एक्स आ गया, फंक्शन की जगह y आ गया। अच्छा सर ये कर सकते हैं, हाँ। अब जिन्होंने भी पढ़ा है वो जानते होंगे कि यार ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, ये वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेट हो सकता है दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो पूरा x उधर लेके जाओ, पूरा y उधर लेके जाओ, तो ये सवाल तो बनने लायक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया अब ये, है ना। तो थोड़ा सा इधर लेके आओ, तो ये dx उधर आएगा, 2 इधर ही रहने दो, और ये y इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, x पूरा एक साइड आ गया, y पूरा उस साइड चला गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हमने लगा दिया इंटीग्रेशन, तो उसी समय एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, तो इधर रहेगा 1 का इंटीग्रेशन आता है x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है। 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, और ये प्लस c, ये तो सबको फार्मूला पता है, ठीक है ना। अच्छा तो हमने यहाँ पे देखा कि log ऑफ y हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा बट ये कांस्टेंट हमें पता नहीं है क्या है, तो फंक्शन में कुछ कंडीशन दी रखी, हाँ ये देखो ये कंडीशन है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन में जब भी तुम x की जगह पे, ठीक है, जब भी तुम x की जगह पे इधर फंक्शन में, हाँ फंक्शन में जब भी तुम x की जगह पे 0 रखोगे ना, तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, मतलब x0 y1, ये मतलब होता है इसका, ठीक है ना, x0 y1। तो हम यहाँ पे x0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो गया, y1 भी 0 होता है, तो c की वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये c भी कट गया। तो क्या मिला यहाँ से हमें मिला log y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। अच्छा log y मतलब log फंक्शन, क्योंकि y फंक्शन है, y इज फंक्शन ना, देखो y को हमने फंक्शन माना है, ठीक है। अच्छा log फंक्शन जो है वो हाफ x है, तो f ऑफ n क्या होगा, log f ऑफ n क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ x की जगह n आ गया तो यहाँ भी x की जगह n आ जाएगा, तो n/2 हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके ऊपर। क्वेश्चन में पूछा है समेशन, यहाँ पे देखो है ना, ये पूछा है हमसे, ये समेशन किसके बराबर होगा। तो हमारे पास है, थोड़ा कलर बदल लेता हूँ, हाँ तो हमारे पास है समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 to 100 log ऑफ फंक्शन टू द बेस e, ऑफ कोर्स बेस e होता है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, दिया नहीं है तो, है ना। अच्छा log ऑफ द फंक्शन, तो log ऑफ फंक्शन की जगह किसने ले ली, n गोइंग फ्रॉम 1 to 100, ये इसकी जगह आ गया हाफ ऑफ n, हाफ तो गया बाहर कांस्टेंट होने की वजह से, तो ये n हो गया 1 to 100, तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है सबको पता है ना, 1 + 2 + एंड सो ऑन, n तक अगर सम करेंगे तो ये होता है n इन ब्रैकेट n + 1/2। हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं सम, 100 तक, तो ये कैसा होगा 100 इन ब्रैकेट 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, सही है। अच्छा ये 2 × 2, ये 2 अगर इस 100 की जगह जाएगा तो 25 रहेगा, सॉरी 50 रहेगा ना, और इस फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 25 रहेगा। तो क्या रहा है, अगर हम इसको आगे देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 25 × 100 + 1 है, सॉरी है ना, 25 × 100 + 1 इस साइड का दिख रहा है नहीं, तो 25 × 100 + 1 क्या होता है 2500 + 25, मतलब 25 ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सवाल है वो हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें ना कि सिर्फ उसने बात करी थी डेरिवेटिव की और फंक्शन की भी, और वो एट द सेम टाइम डिफरेंशियल इक्वेशन की भी बात कर रहा था, इसलिए उसने डिफरेंशियल इक्वेशन तो इजी वाला बना दिया, वेरिएबल सेपरेबल, बट इसके पीछे जो कहानी थी वो थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए सवाल थोड़ा सा मीडियम लेवल का था कह सकते हैं, ठीक है।
लेट्स गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। तो ये भी सवाल जो है वो फ्यूजन वाला सवाल है, दो टॉपिक को मिला के बनाया गया सवाल है। जैसे सबसे पहला टॉपिक इसमें जो दिख रहा है वो है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। दो टॉपिक का मिलाया हुआ है जिसमें पहला है डिफरेंशिएबिलिटी। तो वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन आप मान के चलिए डिफरेंशिएबल है। तो हमेशा याद रखिए कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो 100% वो कंटिन्यूअस भी होता है। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट अबाउट दिस। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है लिमिट, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी। लिमिट एग्जिस्ट करे तब हम कंटिन्यूटी चेक करने जाते हैं, कंटिन्यूटी हो तब हम डिफरेंशिएबल देखने जाते हैं, अदरवाइज हम देखने भी नहीं जाते, मतलब होता ही नहीं है डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है मतलब लिमिट है, कंटिन्यूटी है, सभी है। बहुत अच्छा फंक्शन है, ठीक है, स्मूथ फंक्शन है अगर ग्राफ बनाएंगे तो। सो वी हैव अ फंक्शन एंड दे आर सेइंग दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल, ठीक है। अच्छा, वेर वो बोल रहा है कि ए जो है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। ऐसी कंडीशन क्यों दी रहती है? जनरली ऐसी कंडीशन दी रहती है कि ए की दो वैल्यूज आ जाए, उसमें से हमें एक वैल्यू चूज करनी है, तो उस समय ऐसी कंडीशन जनरली दी रहती है। बी जो है वो कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है उनके मायने से, ठीक है। आगे क्या बात कर रहा है वो, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय, देखो ये एरिया अंडर कर्व का सवाल हो गया, एयूसी आ गया, एरिया अंडर कर्व। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का और ये जो लाइन है ना y इक्वल टू -20, इसके बीच में जो एरिया है वो कह रहा है कि वो अल्फा प्लस बीटा रूट 3 है। तो अल्फा बीटा कोई इंटीजर नंबर है, उनका सम बताइए। हाँ, तो डेफिनेटली फ्यूजन का सवाल है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों पे काम करना है। पहली चीज़ है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे 1 और यहाँ भी 1 रख देंगे तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, इसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। कंटिन्यूअस है तो इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहला इक्वेशन निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी, सबसे पहला इक्वेशन निकल के आएगा, रखो यहाँ पे 1, तो -3a - 2 ये बराबर होना चाहिए किसके, यहाँ 1 रखने के बाद। तो यहाँ 1 रखेंगे तो a² + b, इसको होल्ड करो। इस तरीके से हमें अब तक जो मिला वो है सिर्फ पहला इक्वेशन। अच्छा, दूसरा, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बताया है कि ये डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो आपका काम है उसका डेरिवेटिव ले लो। अच्छा, डेरिवेटिव ले लो, तो ठीक है, लेट्स टेक द डेरिवेटिव। कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रखते हैं साइड में, है ना। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो पहले वाले पार्ट का क्या आ जाएगा, वो -3a तो एज इट इज है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x और -2 का 0, खत्म। ये कब, जब x > 1 होगा, और a² कांस्टेंट है 0, bx का डेरिवेटिव b होता है, ये कब, जब x < 1 होगा। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे 1 रखने के बाद, डेरिवेटिव लेने के बाद, और यहाँ पे 1 रखने के बाद ये भी इक्वल होंगे। हाँ, तो दूसरा कंडीशन यहाँ से आएगा, तो यहाँ 1 रखिए, तो 3 × 2 ये 6 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये -6 से हुआ। अब यहाँ 1 रखिए, ये तो कांस्टेंट है, कुछ भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b आएगा हमेशा। हाँ, इस तरीके से हमें दो कंडीशन मिली, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके या फिर विद द हेल्प ऑफ दिस 2 हम ए बी निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें ए बी मिल गया, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का काम खत्म हो गया। अब हम ए बी को इस क्वेश्चन में रखेंगे, हमारे पास फंक्शन है, हम उसको ड्रॉ करेंगे, देन हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और उन दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल फिगर आउट द एरिया, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ता है। तो रखो यहाँ पे b की, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो मैं b की जगह -6 से रख देता हूँ यहाँ पे, तो ये कैसा दिखेगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, है ना, ए बी की वैल्यू मिलानी हमें। तो यहाँ पे रखता हूँ, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा 3a - 2 = a², b की जगह आ जाएगा -6 से, पूरा उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा a², वो +3 हो जाएगा तो -3a रहेगा, और ये +2,
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मतलब ए की 2 वैल्यू आनी है। 2 वैल्यू में से कैसे सॉल्व करते हैं उसको, ये सबको पता है 10th स्टैंडर्ड का है। तो इसके रूट्स जो है वो 2 1 होंगे, -2 -1, देखो प्रोडक्ट 2 आ रहा है, सम -3 आ रहा है। तो रूट्स लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, सिर्फ इसका साइन बदल दो 2, और दूसरा रूट क्या होगा, इसका साइन बदल दो 1, ख़त्म। इस तरीके से हमें रूट्स मिल जाते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है। बट वार्निंग, यहाँ पे 1 है तब ये काम करना है, यहाँ पे 1 नहीं है तो साइन बदलने के बाद उस नंबर से डिवाइड करना है। बट ठीक है, अभी चल रहा है तो चलने दो, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, अब ए आ गया, बी आ गया, बट अभी 2 वैल्यू है, कौन सी लेनी है। देखो मैं पहले बोला था आपको कि वो हमेशा एक कंडीशन देगा, उसमें बता देगा कि भाई इसको रिजेक्ट करो, इसके एक्सेप्ट करो। ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 बोला है, तो ए इज इक्वल टू 1 जो है वो हमने रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू इज ओनली वी आर गोइंग टू टेक। तो ए की वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट करेंगे हम यहाँ पे, 2। तो चलो ए इज इक्वल टू मिल गया 2। जैसे ही हमें पता चला ए 2 है तो बी क्या होगा, बी तो -6 से था, तो बी विल बी -12। ए की वैल्यू इसमें रख देंगे। देखो ए बी मिल गया, ए बी मिल गया तो फंक्शन मिल गया, फंक्शन मिल गया तो ड्रॉ कर सकते हैं। अब तो इजी हो गया सवाल, है ना। तो थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है, ठीक है, वी हैव ए वी हैव बी। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए बी की वैल्यू उठा के इस फंक्शन में जो है वो रख देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन में करेक्शन है, वो ये है, यहाँ पे जो है वो लेस देन है और यहाँ पे जो है वो ग्रेटर इक्वल है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा ही दिया था क्वेश्चन में, थोड़ा सा वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर, तो फंक्शन बनाते हैं, तो रखते हैं वैल्यू। तो फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, तो फंक्शन बनेगा, हाँ रखो वैल्यू। तो a की जगह हम 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, -6x² -2। ये कब होगा, जब x लेस देन 1 होगा। अब हम इसमें रखेंगे a की जगह पे 2 तो ये हो जाएगा 4, और b की जगह -12 तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये कब होगा, जब x होगा ग्रेटर इक्वल 1। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। उससे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड पॉइंट जो है वो सेम ही है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे डेफिनेशन बदल रहा है। अच्छा चलो आगे बढ़ता है। अगर वैसा भी रखे तब भी सॉल्व कर सकता है, बट फिर आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि सवाल था नहीं, सवाल जैसा है वैसा ही हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो वी हैव द फंक्शन नाउ। अभी हम क्या करेंगे, तो इस फंक्शन को हम करेंगे ड्रॉ। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए यू शुड हैव दी y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अच्छा, तो फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाएंगे इस फंक्शन का, ज़रा सोचिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं 2 पार्ट में उसको पहले डिवाइड कर रहा हूं, 2 पार्ट में। जैसे x 1 है ना, तो मान लो यहाँ कहीं 1 है, तो 1 से पहले जब ग्राफ बनाएंगे तो अलग फंक्शन काम करेगा, और 1 के बाद जब ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, पहले ये फिर ये। अच्छा, तो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है ना, ये वाला फंक्शन, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले जैसे आप ये किसी को एड्रेस बताते हैं ना, वैसी चीज़ है थोड़ी सी, है ना। तो जो कॉमन पॉइंट होता है, जो आप जानते हैं कि यार ये पॉइंट है ना, आपको किसी को बताना है कि भाई ये कहाँ है, तो आप पूछेंगे कि पहले तो इस जगह को जानता है, हाँ तो उससे लेफ्ट चला जा, वहीं पे है। तो वैसा ही कुछ है, ग्राफ अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको x² का ग्राफ पता होना चाहिए। x² का ग्राफ होता है यू शेप का, ठीक है। फिर 6x² का ग्राफ कैसे होगा, तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ऐसा फैला हुआ होगा। अच्छा, -6x² का ग्राफ कैसा होगा, कुछ नहीं, ये अगर ऊपर है तो माइनस की वजह से नीचे आ जाएगा। अच्छा, और -2 करने पे क्या होगा, तो जब भी x 0 होगा हम कहाँ पे होंगे, -2 पे। मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे नीचे खिसका हुआ होगा। मतलब x लेस देन 1 के लिए हम जो ग्राफ बनाएंगे वो 0, -2 से होता हुआ इस तरीके से जो है वो ग्राफ बनेगा, ठीक है। 1 के बाद अलाउड नहीं है इसको, ठीक है ना, क्योंकि 1 के बाद कोई और काम कर रहा है, तो ये यहाँ पे छोड़ देगा ग्राफ को, ठीक है। यहाँ 1 नहीं है इसलिए सर्कल आएगा। अच्छा, आगे कौन काम कर रहा है, तो आगे ये ग्राफ है, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यार आप इस ग्राफ को जानते होंगे, हाँ सर,
ये y इज इक्वल टू एक्स कह रहे हैं ना आप, ये तो ऐसी लाइन होती है। अच्छा तो 12x कैसा होता है, कुछ नहीं, थोड़ा ऐसा खड़ा हुआ आता है ना। अच्छा माइनस 12x कैसे होता है, फिर कुछ नहीं, यही होता है, सिर्फ ऐसी लाइन जो है ऐसी हो जाती है, फर्स्ट और थर्ड से जा रही है तो सेकंड और फोर्थ से जाएंगी, तो ये हो गया माइनस 12x का। और प्लस 4 करेंगे तो x 0 जब होगा तब यहाँ पे 4 पे होंगे, तो ये लाइन कहीं पे यहाँ होगी, यहाँ से जारी होगी और जाते हुए ऐसे जाएगी, है ना, ओरिजिन से तो नहीं गई, अब ऊपर गई ना, शिफ्ट हो गया ऐसे यहाँ पे, ये होगी 4 माइनस 12x की ग्राफ। बट हमें ग्राफ बनाना कब है, 1 के बाद में, और हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। या फिर आप रख के देखिए, यहाँ पे 1 पे जो मिलेगा -8 मिलेगा, इधर 1 रखिए -8 ही मिलेगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो 1, -8 है। और इसके बाद यहाँ से लाइन जो है वो कमांड संभालेगी, ठीक है। इसके बाद ये लाइन है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ग्राफ ही कंटिन्यू हो रहा है ऐसा दिख रहा होगा, और यहाँ से पकड़ के लेके जाएगी क्योंकि कंटिन्यूटी है। तो इस तरीके का ग्राफ है। तो और क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है कि y इक्वल टू -20 भी ड्रॉ करिए, तो -8 के नीचे यहाँ कहीं y इक्वल टू -20 होगा, ऐसे y इक्वल टू -20 की लाइन होगी। तो वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा जो इस कर्व और लाइन के बीच में है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एरिया, ये पूरा यहाँ तक, ये ग्रीन, ये ब्लू लाइन के सामने वाला भी पूरा, है ना। तो ये जो फंक्शन उन्होंने दिया है और ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच का ग्राफ, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। अच्छा तो ये तो एरिया अंडर कर्व भी हो गया, है ना। तो उसके लिए सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिर्फ ये पॉइंट्स पता होनी चाहिए और कुछ नहीं, है ना। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, इसका क्या नाम होगा, जैसे ये पॉइंट मैं कहता हूँ यहाँ पे, ये तो शायद ये कलर दिख नहीं रहा है, चलो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे y -20 है तो x की वैल्यू क्या होगी, है ना। y अगर -20 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ये मतलब कर्व मतलब पहला, तो यहाँ -20 रख दो, तो -6x² - 2, इसकी जगह हम -20 रख देंगे, तो -6x² जो है वो -18 आएगा, तो x² जो है वो 3 आएगा, मतलब x जो है वो ±√3 आएगा। बट हम नेगेटिव साइड में हैं तो इसलिए हम यहाँ पे -√3 ले लेंगे, समझ में आया। यस, अब इसको +√3 लिख सकते थे बट वो कर्व होता, तो अब ये कर्व नहीं है, 1 के आगे लाइन कमांड संभाल रही है ना, तो ये तो -20 फिक्स है। ये क्या होगा, तो ये निकालने के लिए अब हम ये पॉइंट पॉजिटिव साइड में 1 के आगे इसमें रखना होगा, तब हम क्या करेंगे, 4 - 12x को हम -20 रख देंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 4 + 20 = 12x, मतलब x = 2 मिलेगा। अच्छा तो ये पॉइंट है 2, -20, वो आप पॉइंट निकाल लेंगे, वो आसान थिंग है ना, दैट यू कैन डू ऑफ कोर्स। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो x है वो कहाँ से चल रहा है, वो चल रहा है -√3 से लेके ये कंटिन्यू यहाँ तक आ रहा है 1 तक, और 1 के बाद यहाँ कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो यहाँ से फंक्शन ने डेफिनेशन बदला है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करते समय यहाँ पे इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब अब सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है और उसके बाद आपका आंसर जो है वो आपके सामने है, ठीक है। जैसे क्या करेंगे अब हम यहाँ, आइए बात करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात तो इंटीग्रेट करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, -√3 से 1 तक, इतने वाले पोर्शन पे हम सबसे पहले काम करेंगे। सो -√3 से 1 तक, उसके बाद 1 से 2 तक, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2 तक। किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन को। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, है ना। अच्छा अपर कर्व क्या है, ये है अपर कर्व, और लोअर कर्व क्या है, ये, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अपर कर्व मतलब ये रहा, तो यहाँ आएगा -6x² - 2 माइनस लोअर कर्व, पर ये -20 है, तो -20 + 20,
ये हो गया आपका पहला पार्ट प्लस, अब आपको चाहिए दूसरा वाला पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पास लिखता हूँ। तो दूसरा वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे वो होगा 1 से लेके 2 तक। अब अपर कर्व ये लाइन है, ये लाइन मतलब ये रही 4 - 12x, उसमें से लोअर कर्व घटा देंगे, बट ये -20 है तो ऐड करना पड़ेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा और उससे हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया हियर? नाउ पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल बना देंगे, है ना। -√3 से 1, तो ये क्या बना -6x², ये है 18, ठीक है, प्लस 1 से 2, ये कितना हुआ 24 - 12x हुआ, ठीक है। चलो लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा -6x³ 18 का होता है 18x, प्लस 24 का हो जाएगा 24x, माइनस 12x का हो जाएगा x²/2। पहला कौन सा था? ये वाला। इसमें क्या रखना है? यहाँ रखना है -√3 से 1 और यहाँ क्या रखना है 1 से 2। नाउ पुट द वैल्यूज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। तो चलो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बना? ये जो बना ये है -2, मतलब ये है -2x³ प्लस 18x, और ये कहाँ से है -√3 से 1 प्लस 24x माइनस वो हो जाएगा 6x² और वो है 1 से 2 तक। नाउ पुट द वैल्यूज। तो जैसे हम वैल्यू रख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1, मतलब ये -2 है, और ये 18 मतलब 18 हुआ, ये हो गया पहला ब्रैकेट, माइनस। अब हम x की जगह रखेंगे -√3, तो -√2 तो पहले से ही है, -√3 रखेंगे तो ये -3√3 आएगा, उसका क्यूब, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद हम इधर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा -√3 18, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसमें रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 48, अब इसमें रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा 24, पहला ब्रैकेट क्लियर है, माइनस अब हम 1 रखेंगे तो ये 24 है, और जब हम तो ये 6 है, 1 रखेंगे, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, -2 + 18 मतलब ये 16 है, ये -6√3 -18√3 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 24 ये -48 + 48 के साथ चला गया, माइनस प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो ये जो बचा, अब क्या बचा 16 + 6, ये कितना हुआ 16 + 6 हुआ 22, माइनस 6 में से 18√3 गया तो कितने बचेंगे 12, यस 12√3 बचेंगे, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 22 + 12√3 इज द आंसर, बट उन्होंने कहा है आंसर अल्फ़ा + β√3 है, मतलब अल्फ़ा 22 है और बीटा जो है वो 12 है, तो अल्फ़ा + बीटा कितना आएगा 22 + 12 मतलब 4, और ये 34 इज योर आंसर, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, ठीक है, ये गलती से आ गया है। तो यहाँ जो आंसर है वो है 34। न्यूमेरिकल आंसर टाइप ये क्वेश्चन था जिसमें आंसर जो है वो दिए नहीं थे, हमें बनाने थे, गलती से वो पिछले क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, लेट्स गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सो हियर वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, और ये उस कंपैरिजन में बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन दिया है 2/x sin k1 + 1x sin k2 - 1x, x नेगेटिव है तो 4 है तो एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम लिमिट निकालते हैं sin x टेंड्स टू 0 sin x/x, ये सब जानते हैं कि ये 1 आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। बट अगर ऐसा होता है sin px/x, तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर 1 आने के लिए हमें यहाँ पे p मल्टीप्लाई और p डिवाइड करना होता है।
तो ये तो 1 आ जाएगा, तो P इसका आंसर आता है। तो हमेशा याद रखो ये P होता है। हाँ, ये अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे यार इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में खास। उन्होंने कहा है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 फंक्शन। कंटिन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। मतलब करना क्या है, करना कुछ नहीं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेना है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के साथ इक्वेट करना है, उससे आपको k1 k2 मिल जाएंगे और वही पूछा है। अच्छा, तो वो फॉर्मूला लगाने के बाद आपको क्या लगता है, अगर मैं ये जो x है यहाँ से हटा दूँ और इसको यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भेज दूँ और यहाँ पे भी डिवाइड करने के लिए भेज दूँ, क्योंकि बीच में प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या लगता है इस पहले ब्रैकेट का लिमिट क्या आएगा? फिर इसका लिमिट आएगा उस फॉर्मूले के हिसाब से, वो तो 2 तो बाहर का ही है, ठीक है, उसको बाहर ही रखो। तो इसका लिमिट आएगा k1 + 1। अच्छा, इसका लिमिट क्या आएगा? वही p, ये p का तो काम कर रहा है ना, यहाँ पे आएगा k2 - 1, k2 - 1। और ये कितना होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है 0 पे, तो 0 पे हम लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये 2 यहाँ से जाएगा तो यहाँ कटेगा तो 2 रहेगा, तो ये रहा k1 + k2 + 1 - 1 कैंसिल, तो k1 + k2 की वैल्यू आ गई 2। हाँ, ये तो बड़ा ही आसान रहा है ना। अगर बाकी क्वेश्चंस कंपेयर करते हैं तो ये तो बहुत ही इजी था जो हमने अब तक निकाला है। चलो अब आते हैं हम दूसरे वाले चीज़ पे, इसके ऊपर। तो जब हम इसके ऊपर आएंगे तो आपको एक और फार्मूला पता होना चाहिए, वो है log ऑफ 1 + px, ठीक है, या फिर यू कहो तो p, मैं अभी इसमें अवॉइड करता हूँ, है ना, ऐसा समझो log ऑफ, ये तो सबको पता होता है, log ऑफ 1 + x, ठीक है, log ऑफ लिमिट, सॉरी दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + x अपॉन x। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं तो log ऑफ 1 + px अपॉन x, इसका आंसर भी p आता है जैसे ऊपर वाले फॉर्मूले से आया। अब इधर p मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा, तो p विल बी द आंसर, ठीक है। अच्छा, तो उस केस में हम देखेंगे इसको, तो ये भी फिर से वही चीज़ है ना, बहुत आसान। बट यहाँ पे अगर हम ये दूसरा प्रॉपर्टी लगा दे, लॉग के सामने डिवीजन होता है तो सब्ट्रैक्शन आता है, तो उसमें एक दिक्कत है कि ये ना आगे जाके 1 है ना, 1 + समथिंग चाहिए ना, तो ये 2 + समथिंग होगा। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको सीधा सीधा तोड़ देंगे, 1 + k1x माइनस log ऑफ 2 + k2x, ये ऐसे दिखेगा ना। इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे जब तक यहाँ पे 2 है? हमें तो 1 + px चाहिए। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 को हटाएंगे यहाँ से पहले तो इसको अगर सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट log ऑफ, अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ऊपर रहेगा 1 प्लस, जिधर नहीं है उधर हम डिवाइड कर देंगे, नीचे से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या रहेगा 1 प्लस, ये क्या है k2 अपॉन 2x, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2 2 कैंसिल। अच्छा, तो इसको और अगर सामने सॉल्व करेंगे तो 2/x विल बी समथिंग लाइक दिस, log ऑफ 1 + k1/2x माइनस log ऑफ 1 + k2/2x। तो इस तरीके से यहाँ जो है वो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अब ये जो बाहर x दिख रहा है इसको भी हम यहाँ नहीं रखेंगे, हम इसको भी डिवाइड करने के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो x जो है पहले यहाँ जाएगा, फिर जो है यहाँ जाएगा, और जब हम लिमिट लेंगे तब हम समझ जाएंगे कि ये जो पहला पार्ट है इसका लिमिट क्या आएगा। ये अभी दिख रहा है 1 + px अपॉन x की तरह, तो इसका आंसर p आता है, तो इसका आंसर k1/2 आएगा और उसका आंसर k2/2 आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये भी 4 के बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैच होंगे। तो ये जो 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को काटेगा, तो k1 - k2 कितना आया? 4 आया। k1 + k2 2 आया था और k1 - k2 4 आया था, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 2 × k1 विल बी 6, सो k1 विल बी 3। जैसे हमें पता चला k1 3 है तो k2 क्या होगा? -1।
उसमें रख दो, सॉल्व करो। अच्छा, तो k1 का स्क्वायर 9 हो गया और -1 का स्क्वायर +1 हो गया, मतलब 10 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन जो फोर्थ है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अब अगले एग्जाम्पल के लिए जाएंगे। लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक और सवाल आया था, फोर्थ क्वेश्चन है ना, 2025 का ही है। x denotes the greatest integer function and let m and n respectively be the number of the points where the function is not continuous and not differentiable। तो सबसे पहले बात करते हैं एक चीज की, वो ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं कंटिन्यूटी के बारे में, है ना। तो कंटिन्यूटी के बारे में दो चीजें हम जानते हैं कि अगर कभी भी हमें स्टेप फंक्शन दिख जाए, स्टेप फंक्शन, तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस बोल रहा हूं मैं, कहाँ डिसकंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस मतलब नॉट कंटिन्यूस। कहाँ नॉट कंटिन्यूस होता है, तो हर इंटीजर पे नॉट कंटिन्यूस होता है, इंटीजर। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 -1 0 एंड सो। दूसरा, मॉड फंक्शन अगर कहीं पे दिखे, इस क्वेश्चन में मॉड दिख रहा है इसलिए मैं दोनों की बात करूंगा। मॉड फंक्शन कभी भी दिखे तो हमेशा याद रखो ये एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एवरीवेयर कंटिन्यूस। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि स्टेप फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जो है वो बनता है, स्टेप्स बनती जाती है ऐसे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेप फंक्शन। और मॉड फंक्शन का ग्राफ वो हमेशा वी शेप बनाता है, उल्टा सुल्टा कैसा भी बनाएगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होता है, बट यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक होता है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी की। तो ये रहा क्वेश्चन, कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना। सबसे पहले विल टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन है, वो कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, उनके इंटरवल पे बात करता है। वो कह रहा है -2 to 3 है, तो -2 to 3 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, -1 0 1 2 इतने ही आते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स पे वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इतने ही इंटीजर है। अच्छा, तो स्टेप फंक्शन है, क्या -1 पे डिसकंटिन्यूस होगा, हाँ। 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा, हाँ। 0 पे भी होगा, यस। 2 पे, यस। ये चारों पॉइंट पे जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, सर इसमें ये मॉड रखने के बाद इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी तो नहीं हो जाएगा। हाँ, वो एक डाउट वाला सिचुएशन है क्योंकि कुछ ऐड हुआ है ना उसमें। अच्छा, ऐसे समय एक रिजल्ट आपको याद रखना है, वो ये है, रिजल्ट है कि कभी भी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन जोड़ दोगे तो आंसर हमेशा नॉट कंटिन्यूअस आता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में नॉट कंटिन्यूअस जोड़ देंगे तो आंसर क्या होता है, नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस जोड़ देंगे, नॉट कंटिन्यूअस आएगा। ये हर बार हमारे यहाँ नॉट कंटिन्यूअस आया, ये हर बार कंटिन्यूअस है, तो नॉट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस जोड़ देंगे तो आंसर हर बार नॉट कंटिन्यूअस आएगा। मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स जो है वहाँ पे फंक्शन जो है वो नॉट कंटिन्यूअस है। और वो कह रहा है कि नॉट कंटिन्यूअस मतलब, है ना, नॉट कंटिन्यूअस मतलब m है, तो m की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, और n मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। इतना तो जान लो, है ना, इतना तो जान लो, थोड़ा थोड़ा ये कुछ ऐसा है कि ये आपका मेंस है ना, और ये आपका एडवांस एग्जाम है, ऐसा मान लो। तो यार याद रखो, कोई बच्चा अगर मेंस ही नहीं क्वालिफाई कर पाया, मतलब कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ, तो वो एडवांस को जा भी पाएगा क्या, नहीं। तो क्या वो एडवांस क्वालिफाई करेगा विदाउट मेंस, कैसे पॉसिबल है, नहीं। तो वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो इन चारों पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। इसीलिए तो हम कंटिन्यूटी पहले चेक करते हैं कि कंटिन्यूअस हुआ तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा पता नहीं है, बट अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो 100% डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे, सिंपल जेईई एडवांस का एग्जांपल याद रखो। कोई बच्चा अगर मेंस क्वालिफाई कर जाता है तो ये कह नहीं सकते कि वो एडवांस भी क्वालिफाई करेगा। मतलब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नो कमेंट्स, बट अगर कंटिन्यूअस ही नहीं है, मेंस ही क्वालिफाई नहीं है, तो एडवांस की तो छोड़ ही दो, वो तो गया। ठीक है, ऐसे।
तो हमारे पास कंटिन्यूटी है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी गई इस पॉइंट पे। देखने की जरूरत है क्या? अरे यार कंटिन्यूअस ही नहीं है तो क्या क्यों देख रहे हो आप? तो कितने पॉइंट्स आए? 4 वहां से आए, 4 यहां से आए। और कोई पॉइंट मिलता है क्या? हाँ, तो इधर देखो, मॉड जो है वो 2 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो हमने देखा तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूडेड है, तो खत्म है कहानी। 4 + 4 8 इज द आंसर। सर और कोई तरीके है क्या? हाँ, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। आप इस फंक्शन को डिफाइन करिए अच्छा सा इंटीजर पॉइंट्स पे, ग्राफ ड्रॉ करिए, बट कहानी यही है, अल्टीमेटली होना यही है। स्टेप फंक्शन हमें वैसे भी याद होता है, तो क्यों करना इतना मगजमारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ये एक सवाल है, ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, अल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन, है ना। मतलब जैसे पहला सवाल था वही सवाल ये भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना थोड़ा सा फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं पहले फंक्शन में बात कर रहा था ना, वही है पहला, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसको सेम अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, बट वो फालतू में लेंदी हो जाएगा। चलो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे हम, देखो पहले तोड़ दो। तो सबसे पहले फंक्शन जो है वो 3x है। 3x कब है? जब x निगेटिव होगा। और वो कह रहा है 0 से 2, x की एक लाइन खींचेंगे ना ऐसे 0, तो 0 से पहले ये काम कर रहा है, 0 से 2 में ये काम कर रहा है, तो इसमें स्टेप फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं स्टेप फंक्शन है, तो 1 पे ब्रेक लगेगी, ठीक है। और 2 के बाद ये वाले भाई साहब काम कर रहे हैं, तो 1 पे हमें इसको तोड़ना पड़ेगा इस फंक्शन को। तो 1 पे तोड़ेंगे तो सबसे पहले 0 से 2 जा रहा है ना, तो सबसे पहले उसको कहो कि 0 से 1 जाए और 1 के बाद 2 पे जाए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पे डेफिनेशन चेंज करता है। और उसके बाद 2 के आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। नाउ जब भी हम 0 से 1 में होंगे, 0 से 1 में स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है, सबको पता है। तो ये 1 + x हुआ, ये x + 0 हुआ, है ना स्टेप फंक्शन। तो 1 + x छोटा है या x छोटा है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, x छोटा है, तो यहाँ x आएगा। सर 1 to 2 में स्टेप फंक्शन 1 हो जाता है, दोनों भी 1 1 हो जाएंगे, तो ये x + 2 हुआ, ये x + 1 + 1 मतलब x + 2 हुआ, सेम हुए, तो मिनिमम क्या होगा, कोई भी ले लो, सेम है मतलब मिनिमम, दोनों मिनिमम ही है। अच्छा, और x अगर 2 से बड़ा है तो यहाँ क्या आएगा 5। तो इस तरीके से हमारे पास जो फंक्शन है वो बन गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन के। सबसे पहले फिर से वही बात यार, सबसे पहले बात करो कंटिन्यूटी की, ठीक है, कंटिन्यूटी की बात करो, है ना, मेंस की बात करो सबसे पहले, ठीक है, एडवांस की नहीं। अच्छा, कंटिन्यूटी की जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे समझेंगे फॉर द कंटिन्यूटी, हाँ, तो डाउट वाले पॉइंट कौन सा है, 0 1 एंड 2, 3 पॉइंट, 0 1 2, जहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डेफिनेशन बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, 0 रखेंगे तो 0 आ रहा है, 0 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 छूट गया, ठीक है। डाउट वाले पॉइंट्स कौन से थे, 0 1 2, ये थे डाउट्स वाले पॉइंट। 0 छूट गया रे भाई, 0 पे कंटिन्यूअस है क्योंकि मैच कर रहा है। अच्छा, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता है बट ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 1 रखने पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 रखो तो ये तो 3 आ रहा है। तो 1 पहला पॉइंट है जहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस है, 1 हाँ पहला पॉइंट है जहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा, 2 रखो तो 2 + 2 4, इधर 2 रखेंगे तो 5। इज दिस ट्रू, नो, मतलब 2 यहाँ पे भी फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूअस है। तो क्या है, अल्फा है ना नॉट कंटिन्यूअस के लिए, हाँ, तो अल्फा की वैल्यूज आ गई 2, 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, फिर से मैं वही कह रहा हूँ, ये 1 और 2 ऐसे लोग हैं, नॉट डिफरेंशिएबल बोलता हूँ मैं, जो कंटिन्यूअस ही नहीं है, मेंस ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो क्या वो डिफरेंशिएबल होंगे? नहीं यार, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे, चेक भी नहीं करना है। समझ में आ गया? जो भाई साहब कंटिन्यूअस नहीं है वो भाई साहब डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। अच्छा, तो सर इसमें एक और पॉइंट था सर डाउट वाला, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब वो मेंस क्वालिफाई कर गया, तीन फ्रेंड्स में से एक क्वालिफाई कर गया, तो क्या कोई चांस है कि वो एडवांस भी क्वालिफाई कर पाएगा? आके देखते हैं, चलो फिर। अच्छा, तो 1 पे चेक करना है, तो 1 पे चेक करना है तो 1 का डेरिवेटिव ले लो, 3 आएगा, इसका डेरिवेटिव ले लो 1 आएगा। आर दे मैचिंग एट 0? नो, तो 0 पे जो है वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। देखो यहाँ एक ज़्यादा पॉइंट आ गया, 0 पे कंटिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कंटिन्यूटी है
तो कोई कंक्लूजन नहीं निकालना है, बट अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं। तो अल्फा 2 आया और बीटा कितना आया 3, तो हमें पूछा है अल्फा प्लस बीटा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था जिसका आंसर है 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, बट फिर भी ये कैलकुलस और ज्योमेट्री दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया था। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो देखो सबसे पहली बात, देखो इसने थोड़ा सा खेलने की कोशिश की हमारे साथ। कॉस ऑफ मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। देखो मॉड है तो कंटिन्यूटी का कोई डाउट नहीं है सर, मॉड है तो डाउट आता है डिफरेंशिएबिलिटी पे। कहाँ पे? जीरो पे। जहां मॉड जीरो होता है ना, जहां मॉड जीरो होता है मतलब जहां ये x जीरो होता है तो x जीरो जीरो पे ही होता है, तो उस समय फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस तो होता है, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा कह नहीं सकते। अच्छा, तो ये डाउट वाला पॉइंट है, तो डाउट कैसे दूर किया जाएगा? तो आपको कॉस मॉड एक्स का एक तो ग्राफ पता होना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग ये भी जानते होंगे सर कॉस एक्स बोलो या कॉस माइनस एक्स बोलो क्या फर्क पड़ता है सर, ये कॉस एक्स ही होता है, तो कॉस मॉड एक्स कुछ खास फर्क नहीं ला रहा, तो ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, फिर भी नहीं माने तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं भाई, आप एक काम करो, कॉस का ग्राफ ड्रा करो। तो कॉस का ग्राफ आता है कुछ ऐसे। अच्छा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर ग्राफ ऐसे चल रहा है तो निगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कैसे चलेगा? वैसे ही चलेगा, है ना। पॉजिटिव साइड में भी वही ग्राफ, निगेटिव साइड में भी वही ग्राफ, सेम टू सेम। तो इसीलिए ये स्मूथ फंक्शन है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे शार्प टर्न नहीं दिखेगा। शार्प टर्न जब भी दिखता है ग्राफ वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है। जैसे मान लो साइन मॉड एक्स होता है, ये क्वेश्चन में साइन मॉड एक्स होता, तो आपको पॉजिटिव साइड में साइन का ग्राफ बनाओ। साइन का ग्राफ हालांकि होता ऐसा है, देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? जैसा वो भाई साहब पॉजिटिव साइड में बिहेव करेगा ना, वो बोलेगा वैसा ही बिहेव अपन लेफ्ट साइड में भी करेगा। मतलब क्या? x अगर तुमने 0 रखा तो 0 ही है, x अगर तुमने π/2 रखा तो 1 पे, माइनस π/2 रखा है तो रेगुलर ग्राफ में -1 पे आता है, बट माइनस π/2 रखने पे ये प्लस π/2 हो गया। तो कह रहा है भाई अपन भी ऊपर ही चलेगा, जैसा सामने वैसा, जैसे बड़े भाई को वैसे अपन को चाहिए। ठीक है, तो ऐसे के चक्कर में यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे एक शार्प टर्न आ रहा है और ग्राफ जो है वो mod x at 0 is not differentiable, but cos mod x at 0 is differentiable। कंटिन्यूअस तो दोनों भी है, बट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो cos mod x is everywhere differentiable, sin mod x जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ये तो छूट गया हमारे इसमें से, नॉट डिफरेंशिएबल की बात करिए ना, ये तो छूट गया। दूसरा अब हम बात करते हैं इस पे, तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका क्या? तो देखो भाई, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है? नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट जहाँ पे ये बंदा 0 हो जाए, जहाँ मॉड 0 हो जाए। तो मॉड 0 कहाँ पे होता है? तो ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 रूट पे, उन्होंने कहा इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो वो कह रहा है अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा आप ढूंढो, है ना। तो हमें पता होता है क्वाड्रेटिक 9th स्टैंडर्ड, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स? c/a, a यहाँ पे 1 है। अच्छा, उसमें से अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है, बीटा पता नहीं है, दिस इज 2, सो व्हाट इज बीटा? बीटा इज 1। अच्छा, मतलब ये फंक्शन बीटा 1 पे और अल्फा इक्वल्स टू 2 पे, इन दोनों जगह 0 हो रहा है, इसलिए ये 2 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है। हाँ, बट कभी भी एक चीज़ और याद रखो, जब भी ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसका साइड वाला कभी भी 0 को नहीं जाना चाहिए। अगर ये 0 को गया तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट अगर हम इसमें रख रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 1 भी रखिए, 2 भी रखिए, ये 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये बंदा अच्छा है, ये जो आप देखेंगे ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट जो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। और इस केस में ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, एक का नाम है 2, दूसरे का नाम है 1, जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब करते हैं दूसरे पार्ट की बात, जिसमें वो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया है उसने अल्फा बीटा, ठीक है, उसने एक पॉइंट दिया है अल्फा बीटा, तो पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे? अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 1 है। इस पॉइंट से वो बोल रहा है, इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है इस लाइन तक। लाइन क्या है? 12x + 5y + 10
इज इक्वल टू 0, ये लाइन दी है और इसी डिस्टेंस की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। तो सब लोग डिस्टेंस फार्मूला जानते ही होंगे, नहीं पता है तो मैं क्विकली बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला में करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं हम इसको। अच्छा सर कुछ भी नहीं करना होता, हाँ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ये पूरा लाइन जैसे कि तैसा लिख दो, सिर्फ x और y की वैल्यूज एम्प्टी छोड़ दो और नीचे लिखो 12 5, ये 13 आ जाएगा, ट्रिपलेट है, बट चलो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, और क्या है, ये 25 144 169, रूट में 169 मतलब 13। अच्छा तो ये सब लिखने के बाद क्या करना है आपको, जहाँ से डिस्टेंस चाहिए वो पॉइंट यहाँ पे रख दो 2 1, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 24 5 यानी 10 अंडर रूट 13, ये हो जाएगा 29 39 बाई 13 यानी 33 39 3। तो जो डिस्टेंस जो है वो है ऑप्शन 3 और आंसर भी इसका 3 है, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे सवाल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और भी हम अगले यूनिट पे भी बात करेंगे ऑफ कोर्स, और ये सवाल जो है आपके सामने लेके आएंगे। आई होप कि आपको हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे रुकते हैं।